हेलो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे रंजीत सिंह के बाद पंजाब का क्या होता है और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1839 तक रंजीत सिंह ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था और इस पूरे साम्राज्य का पतन हो जाता है जब रंजीत सिंह की मृत्यु होती है। तो ठीक है, तो पंजाब में जो सिख एम्पायर खड़ा हुआ था रंजीत सिंह के द्वारा, वो 1839 में जब रंजीत सिंह की मृत्यु होती है तो पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आगे चल के देखेंगे कैसे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। हमेशा की तरह हैंड रिटेन नोट्स मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया है। आइए अब देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पहले की क्या भूमिका रही उनके उत्तराधिकारियों की। ठीक है, आप जानते हैं महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में जून में। ठीक है, तो जून में 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह के दो पुत्र रहते हैं, वैसे तीन पुत्र रहते हैं, आगे चल के एक पुत्र के बारे में मैं और बताऊंगा। तो यहाँ पे दो पुत्र हैं, खड़क सिंह और शेर सिंह। खड़क सिंह को राजा बनाया जाता है और उनके जो वजीर हैं वो ध्यान सिंह बनते हैं। कहानी को सुनिएगा, समझिएगा और रटने की कोशिश मत कीजिएगा, सुन के आपको समझ में आ जाएगा। खड़क सिंह के जो वजीर रहते हैं वो ध्यान सिंह रहते हैं। खड़क सिंह एक तरह से कहें तो उजड़ किस्म के इंसान रहते हैं। तो उनके जो लड़के हैं नौनिहाल सिंह, इनकी खड़क सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नौनिहाल सिंह को राजा बनाया जाता है, महाराजा बनाया जाता है। और आप देखेंगे कि नौनिहाल सिंह जो है, खड़क सिंह की जब मृत्यु होती है तो खड़क सिंह की मृत्यु में ये अपने पिता का दाह संस्कार करने गए होते हैं और आते समय इनके ऊपर एक तरह से कहा जाए तो लकड़ी का एक सिहतरी गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अर्थात खड़क सिंह के साथ साथ उनके पुत्र जो नौनिहाल सिंह रहते हैं वो भी मर जाते हैं। अब नौनिहाल सिंह की माता चांद कौर, जो नौनिहाल सिंह की माता अर्थात खड़क सिंह की पत्नी जो चांद कौर रहती हैं, वो आप देखेंगे वहाँ की शासिका बनना चाहती हैं। और शासिका किस आधार पे बनेंगी, तो नौनिहाल सिंह की जो पत्नी रहती हैं उनके पेट में एक बच्चा रहता है। ठीक है, तो उस बच्चे के तौर पे मतलब उस बच्चे को वहाँ का शासक बनाएंगी और अपने संरक्षिका के रूप में चांद कौर वहाँ पे शासन करना चाहती हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि उसी जो रणजीत सिंह का पूरा साम्राज्य था 1839 के बाद उसमें गुटबाजी होने लगती है। दो गुट बन जाते हैं। कौन कौन से दो गुट रहते हैं? एक गुट का नाम रहता है संधावालिया गुट और दूसरे गुट का नाम रहता है डोंगरा बंधुओं का गुट। ठीक है, तो संधावालिया गुट जो है वो चांदकौर का समर्थन करता है कि हाँ चांदकौर जो है शासिका बननी चाहिए यहाँ की, अर्थात जो नौनिहाल सिंह के बेटे रहते हैं वो शासक रहेंगे और उनके संरक्षक के रूप में चांदकौर रहेंगी। कुछ समय तक ये सत्ता में रहती भी हैं 1841 तक, लेकिन 1841 तक चांदकौर की उजट्टतापन से इनको जनता पसंद नहीं करती है और इनको हटा देती है और डोंगरा बंधुओं की सहायता से शेर सिंह जो है वो शासक बनते हैं, महाराजा बनते हैं। डोंगरा बंधुओं को इनको समर्थन मिलता है। 1841 में शेर सिंह को राजा बना दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे ये जो सांधवालिया गुट के चांदकौर के साथ जो लोग रहते हैं वो अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों की शरण से शेर सिंह जो रहते हैं, शेर सिंह इनको बुलवा लेते हैं और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी सांधवालिया ग्रुप का एक इंसान रहता है जिसका नाम है अजीत सिंह सांधवालिया ग्रुप का रहता है। तो ये 1843 ईस्वी में महाराजा की हत्या कर देता है, शेर सिंह की हत्या कर देता है। और जो उनका वजीर ध्यान सिंह रहते हैं, वजीर जो हैं शेर सिंह के भी ध्यान सिंह ही हैं, तो ध्यान सिंह की भी मृत्यु कर देता है और महाराजा की भी मृत्यु कर देता है, हत्या कर देता है। अब आप अंततः देखेंगे 1843 ईस्वी में ध्यान सिंह के जो पुत्र रहते हैं हीरा सिंह, वो अपने पिता के बदले की आग में बदला लेने के लिए अजीत सिंह को मार देते हैं। ठीक है, अर्थात जो अजीत सिंह महाराजा और ध्यान सिंह को मारे रहते हैं उनको ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह जो है मार देते हैं 1843 ईस्वी में। अब यहाँ से कहानी पलटती है, चूँकि अब राजा बनने के लिए वहाँ पे केवल एक ही इंसान है और वो है महाराजा रणजीत सिंह का जो छोटा एकदम अल्पवयस्क पुत्र रहता है जिसका नाम दलीप सिंह रहता है। तो चूँकि आप देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह की एक अन्य जो पत्नी रहती हैं जिंदान, इनके पुत्र रहते हैं दलीप सिंह। ठीक है, तो इन सब राजाओं की जब मृत्यु हो जाती है, ये जितने भी उत्तराधिकारी रहते हैं मृत्यु के बाद 1843 ईस्वी में ये दलीप सिंह वहाँ के शासक बनते हैं। और चूंकि ये अल्पवयस्क रहते हैं तो उनकी संरक्षिका के रूप में जिंदान को रखा जाता है। ठीक है,
महाराजा घोषित इनको कर दिया जाता है तथा वजीर के रूप में हीरा सिंह। हीरा सिंह ये कौन है? जो कि अजीत सिंह की हत्या किए रहते हैं। तो महाराजा दिलीप सिंह के साथ हीरा सिंह भी जो है वजीर बनते हैं, हीरा सिंह वजीर बन जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश जो है 1844 ईस्वी में हीरा सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब नए वजीर के रूप में जवाहर सिंह, जो कि एक तरह से कहें तो जिंदा के मुंह बोले भाई थे जवाहर सिंह, इनको जो है नया वजीर बनाती हैं। कौन? जिंदा सिंह। ठीक है, ये जिंदान जो रहती हैं वो नए वजीर के रूप में जवाहर सिंह को बनाती हैं। तो जवाहर सिंह रानी जिंदान का भाई रहता है, इसको नए वजीर के रूप में बनाया जाता है। लेकिन इससे जनता प्रसन्न नहीं रहती है और जनता इसको मार डालती है। ठीक है। फिर से नया वजीर बनते हैं लाल सिंह। लाल सिंह कौन रहते हैं? ऐसा माना जाता है कि ये जो दिलीप सिंह की संरक्षण या माता जो उनकी जिंदान थी उसका ये प्रेमी रहता है लाल सिंह, ऐसा माना जाता है। कितना सत्य है कितना असत्य है ये तो बात की बात है। तो नए वजीर के रूप में लाल सिंह को अब बना दिया जाता है और ये तेजा सिंह को सेना का नया कमांडर बना दिया जाता है। तो 1800 आप देखेंगे 43 में ये सारी घटना घट रही है। 1844 के बाद हीरा सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1844 के बाद 2 नए वजीर बनते हैं। ठीक है। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में आप देखेंगे तो लाल सिंह जो कि जिंदान का प्रेमी रहता है और तेजा सिंह जो कि सेना का कमांडर रहता है, इन दोनों की अहम भूमिका रहती है। ठीक है। ये दोनों ही विश्वासघात करते हैं सिख एम्पायर के साथ। 1839 से 1845 तक आप देखेंगे 6 ही वर्षों में 4 राजा और 4 वजीर बदल चुके हैं। ठीक है। तो केवल 6 वर्षों के इतिहास में आप देख सकते हैं कि जब रणजीत सिंह रहते हैं तो इतना लंबा साम्राज्य उनका, इतने लंबे समय तक वह महाराजा के रूप में रहते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद केवल 6 ही वर्षों में 4 राजा और 4 वजीर बदल चुके हैं। 4 राजा कौन कौन? तो सबसे पहला खड़क सिंह हो गए। उसके बाद दूसरा उनकी जो माँ रहती हैं नौनिहाल सिंह की माँ जो चांदकौर रहती हैं वो भी कुछ समय तक सत्ता में रहती हैं। उसके बाद शेर सिंह सत्ता में आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये दलीप सिंह जो है वो सत्ता में आ जाते हैं। तो 4 राजा हो गए और 4 वजीर कौन कौन से? तो सबसे पहले वजीर ध्यान सिंह, दूसरे जो है उनके पुत्र हीरा सिंह, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। दूसरे वजीर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हीरा सिंह, और उसके बाद जवाहर सिंह, फिर लाल सिंह। अर्थात 4 वजीर और 4 राजा केवल 6 वर्षों में ही बदल चुके हैं। अब आइए चलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आंग्ल जो सिख युद्ध होता है उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या रहती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब की जो स्थिति है वो एक तरह से कहें तो दयनीय हो चुकी है। वहाँ पे 6 साल तक तो उत्तराधिकार की लड़ाई चलती रही। ठीक है। सिख आर्मी को यह भय था कि अंग्रेजों की नीति अब पंजाब के ऊपर भी ना चल जाए। ठीक है। आप देख रहे हैं कि सिंध को, फिर से ग्वालियर को, इन सारे क्षेत्रों को, सिंध को तो 1843 में ही वो लोग अपने में विलय कर लेते हैं, जबकि सिंध की कोई गलती नहीं रहती है, बिना किसी गलती के उसको अपने आप में मिला लेते हैं। तो इस तरह से देखते हैं तो सिख जो आर्मी रहती है उसको भय रहता है कि कहीं अंग्रेज जो है हमारे ऊपर भी आक्रमण न कर दें। सिंध और ग्वालियर की जो घटना घटती है उससे भी जो सिख आर्मी रहती है वो भयभीत होती है। अब क्या तात्कालिक घटना रही? 1809 ईस्वी में आप जानते हैं कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है। इस संधि के अनुसार क्या आया था कि सतलज नदी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है सतलज नदी। ये जो सतलज नदी का एरिया है इसके ईस्ट का जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स का रहेगा। ठीक। ये संधि होती है 1809 में, अमृतसर की संधि जिसको कहा जाता है। अर्थात इसके ईस्ट में जो जगह है वो ब्रिटिशर्स की रहेगी और इसके वेस्ट की जो जगह है वो रणजीत सिंह की रहेगी। और ये दोनों लोग एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की ये संधि हुई रहती है। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहते हैं तब तक अंग्रेज इस संधि का तो पालन करते हैं। लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होती है तो चूंकि आप जानते हैं कि जो अंग्रेजों की ललचाई नज़र थी वो पंजाब पे तो थी, लेकिन जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहे तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो रणजीत सिंह पर आक्रमण करें और उसको अपने कब्जे में करें। लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होती है तो वो एक अवसर की तलाश में रहते हैं अंग्रेज कि कब इनसे एक तरह से युद्ध करके और पंजाब को कब्जा लिया जाए। लेकिन युद्ध के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए होता है। तो आप देखेंगे कि जब 1842 ईस्वी में अफ़गानिस्तान से वार चल रहा होता है अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ जो है वो पंजाब को एक तरह से रास्ता के रूप में यूज करते हैं। रास्ता के रूप में यूज करने का क्या मतलब हुआ? 1809 के संधि में आप जानते हैं अमृतसर की संधि में ये हुआ था कि कोई भी जो है एक दूसरे के
राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक दूसरे के राज्य से कोई भी व्यापार वगैरह नहीं करेगा। जैसे यहाँ से होके अंग्रेज इधर नहीं जा सकते थे और इधर से ये इधर नहीं आ सकते थे, ठीक है मतलब। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे जब अफगानिस्तान से वार चलता है इनका, अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज इसी को रास्ता के रूप में प्रयोग करते हैं और इसी रास्ते अपना सारा काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिख जो है एक तरह से शांत रहते हैं, क्योंकि इस समय सिख कमज़ोर हैं। लेकिन आप जब आगे देखेंगे, धीरे धीरे अंग्रेज सतलज नदी के पास अपने सारे जो है सैनिकों की टुकड़ी लाके इकट्ठा करते रहते हैं। इससे सिख जो है भयभीत होने लगते हैं, ठीक है। जब भयभीत होने लगते हैं सिख, तो उनको डर सताने लगता है कि सिख कहीं हमारे भी क्षेत्र पर आक्रमण न कर दें और इसको भी जीत न लें। तो इसीलिए 11 दिसंबर 1845 ईस्वी को आप देखेंगे कि सिख आर्मी मोगन गांव में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि मोगन गांव जो होता है वो विवाद स्वरूप होता है। सिख वो समझते हैं कि इस पे मेरा अधिकार है और अंग्रेज ये समझते हैं कि उस पे मेरा अधिकार है। तो इसकी वजह से जो सिख आर्मी रहती है वो मोगन गांव में प्रवेश कर जाती है 11 दिसंबर 1845 ईस्वी में, जो कि सतलज नदी के पूरब में था, जहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार रहता था। तो अंग्रेज ये क्लेम, इस पे ये जो आरोप है कि मोगन गांव में सिख घुस आते हैं, ये अंग्रेजों द्वारा क्लेम लगाया जाता है और यही जो है फर्स्ट एंग्लो सिख वार के रूप में सामने आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा क्या था सिनेरियो फर्स्ट एंग्लो सिख वार का। अंग्रेज और सिख, सिख की राजधानी आप जानते हैं, सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर में थी, जो कि राजनीतिक राजधानी थी। अगर धार्मिक राजधानी कहे तो अमृतसर थी। तो अंग्रेज के 20-30 हज़ार सेना और सिख के 50 हज़ार सेना। आप देखेंगे जो लाल सिंह है और तेजा सिंह, मैंने आपको बताया था कि लाल सिंह वजीर हैं और तेजा सिंह सेना के कमांडर हैं। ये दोनों लोग जो है पैसे के लिए अंग्रेज़ों से जा मिलते हैं और पैसों के लिए जब अंग्रेज़ों से जा मिलते हैं तो एक तरह से कहा जाए तो सिख तो वैसे ही कमज़ोर पड़ गए हैं। भले ही इनके पास 50 हज़ार सैनिक रहते हैं, लेकिन फिर भी जब इनके साथ विश्वासघात हो जाता है लाल सिंह और तेजा सिंह के द्वारा, तो इसकी वजह से जो सिख आर्मी रहती है वो हार जाती है। 5 झड़पें होती हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक युद्ध में झड़पें होती रहती हैं, तो 5 झड़प होती है। देखिए यहाँ पे मुडकी में, फिरोज शाह में, बुटेलवाल में, अलीवाल में और साबरान में। आप देखेंगे जो पंजाब का क्षेत्र रहता है ये पांचों वहीं की जगह है। तो वहाँ पे 5 युद्ध होता है सतलज नदी के किनारे और आप इसमें सिख हार जाते हैं, ठीक है। पांचों इस झड़प में सिख हार जाते हैं और 20 फरवरी 1846 ईस्वी में बिना किसी युद्ध के अंग्रेजी सेना लाहौर पर कब्जा कर लेती है। अब ये बिना किसी युद्ध पे किस बेस पे कहा गया है, यहाँ पे देखिए, ये अब देखिए यहाँ पे मुडकी है, इसी तरह यहाँ पे फिरोज शाह है। तो ये 5 एरिया इधर है, तो इधर ही सारा युद्ध हो चुका रहता है और अंततः जो है 20 फरवरी को यहाँ लाहौर पे जाके, तो आप देखेंगे इधर ही सारा युद्ध हो चुका है। अब इधर ही जब सारा युद्ध हो चुका है तो अंततः जो है लाहौर में जाके यहाँ पे बिना किसी युद्ध के यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। चूँकि लाहौर राजधानी रहती है तो राजधानी पे कब्जा करना जीत के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब आइए फिर से चलते हैं। लाहौर पर जब कब्जा हो जाता है तो सिख सेना हार चुकी है, तो अब संधि होगी और संधि में सिख सेना जब हार चुकी है तो उसको शर्तें माननी पड़ेगी अंग्रेज़ों की। तो 8 मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि होती है। इस डेट को आप लोग याद रखिएगा, 8 मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि होती है। अब इस संधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 8 मार्च 1846 ईस्वी में अंग्रेज जो है सिखों से एक संधि करते हैं जिसको लाहौर की संधि के नाम से जाना जाता है। सिखों के लिए एक अपमानजनक संधि रहती है। इसमें क्या रहता है कि दलीप सिंह जो है उनको महाराजा रहने दिया जाता है और उनकी संरक्षिका के रूप में जिंदा कौर को भी रहने दिया जाता है, जिंदान को, और वजीर के रूप में लाल सिंह को रहने दिया जाता है। मतलब ये जो स्थिति है पहले के जैसे ही बनी रहती है। लेकिन जालंधर दोआब कहाँ है ये देख लीजिए एक बार। इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप देखिए यहाँ पे, ये है सतलज नदी, ये और ये है ब्यास नदी, ठीक है। इसके बीच का जो एरिया है उसी को जालंधर दोआब कहा जाता है। जो इस समय जालंधर है उसी को, ये जो दोआब का एरिया रहता है, फर्टाइल एरिया, उपजाऊ क्षेत्र जो रहता है, वो अंग्रेज जो है ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जालंधर दोआब जो ब्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र रहता है कंपनी ने ले लिया। लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखती है। ब्रिटिश रेजिडेंट कौन रहता है? हेनरी लॉरेंस। एक तरह से कहा जाए तो इनसे सहायक संधि कर लेती है, ठीक है। तो हेनरी लॉरेंस को वहाँ पे रेजिडेंट के रूप में रखती है और कुछ सेना की टुकड़ी वहाँ पे रखती है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है 1 करोड़ रुपए अंग्रेजों ने युद्ध के क्षति के रूप में लिया। 1 करोड़ रुपए, यहाँ पे 1.5 करोड़ होगा, 1.5 करोड़ रुपए की मांग करते हैं सब अंग्रेज, ठीक है, सिखों से। लेकिन उस समय सिखों के पास उतना पैसा नहीं रहता है, तो अंग्रेज कहते हैं ठीक है, फिर अपना जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो आप गुलाब सिंह को बेच दीजिए।
और जो पैसे मिलते हैं वो हमको दे दीजिए। तो गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर बेच दिया जाता है 75 करोड़ में, और फिर जो है वो पैसा कंपनी वाले ले लेते हैं। अब आप देखेंगे ये था एक तरह से कहें तो लाहौर की संधि अपमानजनक संधि रहती है सिखों के लिए, और इससे सिख बहुत ही ह्यूमिलिएट होते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखिए, चूँकि सिख इस संधि से संतुष्ट नहीं है ट्रीटी ऑफ लाहौर से, तो फिर से ट्रीटी ऑफ भैरावल होता है दिसंबर 1846 में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था, लेकिन दिसंबर 1846 में ट्रीटी ऑफ भैरावल होता है। सिख और लाहौर की संधि से जो सिख थे वो लाहौर की संधि से संतुष्ट नहीं थे, अतः दिसंबर 1846 में भैरावल की संधि हुई, जिसमें 22 लाख रुपए वार्षिक 22 लाख रुपए वार्षिक जो है वो इनको देना था। सिख साम्राज्य में जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो शासक हैं, उनको 22 लाख रुपए वार्षिक देना था। क्यों देना था अंग्रेजों को? क्योंकि अंग्रेज उनकी सुरक्षा कर रहे थे रेजिडेंट रख के। ठीक है, तो 22 लाख रुपए वार्षिक देना था दरबार, लाहौर दरबार को। लाहौर दरबार क्यों लिखा है? चूँकि जब अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है तो लाहौर में वो अपने एक रेजिडेंट रख देते हैं। ठीक है, चूँकि पंजाब को भी पूरी तरह वो अपने कब्जे में नहीं लिए हैं, वहाँ पे एक तरह से कहें तो सहायक संधि लगाया है। इस संधि में रानी जिंदान को पेंशन पर रख दिया जाता है और पंजाब से बाहर भेज दिया जाता है। चूँकि जो रानी जिंदान रहती हैं उनको ये लगता है कि अब हम जो है कोई साजिश रच के और इनको अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे और पुनः जो है यहाँ पे सिख का साम्राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन जिंदान को ये पहले ही भेज देते हैं सब बाहर पंजाब से, इसी आरोप में कि आप जो है हम लोगों के खिलाफ साजिश रच रही हैं। तो उसके बाद 8 सरदारों को पंजाब की बागडोर दे दी जाती है, और देखेंगे आप उनके ऊपर इंग्लिश रेजिडेंट जो हेनरी लॉरेंस रहता है वो रहता है, अर्थात हेनरी लॉरेंस सबसे सर्वोच्च रहता है, और उसके नीचे पंजाब को 8 सरदारों में बांट दिया जाता है। यही देखेंगे आगे चल के कि सेकेंड एंग्लो सिख वार जो है वो मुल्तान का जो सरदार रहता है, 8 सरदार में जो मुल्तान का सरदार आता है, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की। तो जो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। और इस तरह भैरोवल की जो संधि होती है वो सिखों के लिए और अधिक अपमानजनक हो जाती है। ठीक है, तो ये था कैसे रंजीत सिंह के बाद पंजाब का कैसे पतन होता है और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कैसे हुआ। ये सारी बातें मैंने आपसे की, चर्चा की, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।